हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर बिजनेस स्टडीज़ का, जो था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, अब हम कंटिन्यू करेंगे इसको आगे, जिसमें हम बाकी फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप। ठीक है, हम जब बात करें नेक्स्ट फॉर्म की तो वो है पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब पार्टनरशिप हम जनरली बात करें क्या होती है भाई। जनरली जब दो या दो से अधिक लोग आपस में एग्री करते हैं कोई भी काम करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, तो वो एक पार्टनरशिप कहलाती है। जब हम बिजनेस में बात करें पार्टनरशिप की, जब दो या दो से अधिक लोग आपस में एग्री करें बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए और प्रॉफिट लॉस शेयर करने के लिए, वो एक पार्टनरशिप कहलाती है। ठीक है, ये रिटर्न भी हो सकती है या सिर्फ ऑरली भी हो सकती है। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं भाई और इसके फीचर्स से। सबसे पहला टू और मोर पर्सन। भाई पार्टनरशिप में कोई एक पर्सन तो करेगा नहीं, है ना। पार्टनरशिप में हमेशा दो या दो से अधिक लोग ही रहेंगे। सेकंड, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही तो है, जब दो या दो से अधिक लोग आपस में एग्री कर रहे हैं कि वो एक एक्टिविटी करेंगे, बिजनेस एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को इस रेशियो में शेयर करेंगे, एक्स वाई जेड, ये क्या कर रहे हैं? आपस में एग्री कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप क्या है? एग्रीमेंट है। ये रिटर्न भी हो सकता है और सिर्फ ऑरली भी हो सकता है। ठीक है, लॉफुल बिजनेस। भाई थर्ड फीचर इसका बोलता है जो पार्टनरशिप है वो लॉफुल बिजनेस की होना चाहिए। इलीगल एक्टिविटीज़ की कोई पार्टनरशिप वैलिड नहीं होती है। मतलब भाई तुम लोग डिसाइड कर लो कि मिल के अपन चोरी करते हैं, बैंक लूटते हैं, ठीक है, इसमें जो भी बटेगा वो अपना आधा जो भी मिलेगा उसको अपन आधा आधा बांट लेंगे, तो क्या ये पार्टनरशिप हुई? नहीं, ये क्या है? ये इलीगल एक्टिविटी है। पार्टनरशिप में सिर्फ लॉफुल बिजनेस आते हैं, लीगल एक्टिविटीज़ आती हैं। नेक्स्ट इसका फीचर है डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। अब जब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की बात की थी, हमने बात किया था हमारे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उसमें सिर्फ एक ही पर्सन सारे डिसीजन ले रहा था, एक करता था और एक सोलर प्रोप्राइटरशिप में ओनर था। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसकी? पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप में क्या है? सारे पार्टनर इक्वली डिसाइड करते हैं भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपस में एग्री करते हैं, वो आखिरी में मिलके सोचते हैं, मीटिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल सारे पार्टनर्स के हिस्से में होगी। ठीक है, वो मिलके इसको मैनेज करेंगे। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब जब हम बात कर रहे हैं भाई पार्टनरशिप में, तो यहाँ भी क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। मगर मतलब अगर पार्टनर्स ने लोन ले रखा है, ऋण ले रखा है, तो उसको पे बैक करने के लिए उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल आउट हो सकती हैं। ये है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी। एवरी पार्टनर इज एन इम्प्लाइड एजेंट टू द अदर पार्टनर एंड द फर्म। एवरी पार्टनर इज लाइबल टू एक्ट परफॉर्म बाय अदर पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी होती है, मतलब भाई पार्टनरशिप में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट की तरह काम करता है। चाहे वो दूसरे पार्टनर के एजेंट के लिए काम करे, चाहे वह कम पार्टनरशिप फर्म के एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब वो आपस में लिंक्ड रहते हैं और एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को रिप्रेजेंट कर सकता है या फिर खुद अकेला पूरी पार्टनरशिप फर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, अब इसमें लैक ऑफ कंटिन्यूटी। भाई हमने बात की थी जॉइंट हिंदू फैमिली की, मतलब वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी तक चलता रहता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? अगर मान लीजिए 4 पार्टनर हैं, उनमें से एक ही पार्टनर पागल हो गया या फिर उसने छोड़ दिया या फिर उसकी डेथ हो गई, ठीक है, या फिर वो छोड़ के भाग गया, है ना, एक ही पार्टनर चला गया। भाई 4 पार्टनर, 4 में से एक ही चला गया, तो पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये कंटिन्यू नहीं हो पाता जब तक वो 4 पर्सन साथ में है, जब तक वो फर्म है, वो पार्टनरशिप फर्म है। और जब भी एक भी पार्टनर चला गया तो वो फर्म क्या हुई? वो फर्म खत्म हो जाएगी, वो पार्टनरशिप फर्म एंड हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके मेरिट्स की, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ईज टू फॉर्मेशन एंड क्लोजर। भाई पार्टनरशिप को बनाना बहुत आसान है। ठीक है, 4 लोग इकट्ठे हुए, बैठ के उन्होंने डिसाइड किया हम ये काम करेंगे, उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बस वो उनका एग्री होना ज़रूरी है। तो मतलब पहला एडवांटेज है कि पार्टनरशिप बनाना बहुत ईजी है। सेकंड, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्स। अब जब हमने बात की थी सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो वहाँ पे एक पर्सन था, वो एक पर्सन सारे काम कर रहा था। ठीक है, वो एक लिमिटेड कैपिटल लेके आ पाता। यहाँ पे 4 लोग हैं, 4 हैं, 10 लोग हैं, वो 10 लोग अपने अपनी कैपिटल लेके आएंगे, तो क्या होगा भाई? जो पार्टनरशिप फर्म है वो बड़ी फर्म बनेगी, एक लार्जर इंस्टीट्यूट बनेगा। ठीक है, बैलेंस्ड डिसीजन। जो तीसरा हमारा एडवांटेज है वो है बैलेंस्ड डिसीजन। मतलब
जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो सारे पार्टनर्स के एग्री होने पे लिए जाएंगे, ठीक है। जब सारे पार्टनर आपस में कंसल्ट करेंगे, ठीक है, और एग्री करेंगे तो ही वो डिसीजन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड होते हैं, है ना, सबके द्वारा एग्री किए जाते हैं। उसके बाद है शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, सारा का सारा लॉस या प्रॉफिट एक ही पर्सन वेयर कर रहा था। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप में, यहाँ पे सब लोग पार्टनर हैं आपस में, तो चाहे प्रॉफिट होगा, चाहे लॉस होगा, चाहे कोई भी रिस्क होगा, वो सब लोग इसको इक्वली वेयर करेंगे, ठीक है। जो भी बर्डन है, जो भी टेंशन है, जो भी स्ट्रेस है, वो भी इक्वली बेयर किया जाएगा। उसके बाद सिक्रेसी। भाई यहाँ पे पार्टनर एक दूसरे के प्रति लॉयल रहेंगे और जो भी इंटरनल अफेयर हैं पार्टनरशिप फर्म के, वो कंपनी के, वो फर्म के अंदर ही रहेंगे, वो पार्टनरशिप के बीच में ही रहेंगे, वो डिस्क्लोज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये इसके फायदे हैं। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म के लिमिटेशन की, ठीक है। क्या क्या इसकी कमियां हैं, क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। हमने बात की थी भाई 4 लोग हैं या फिर 5 लोग हैं, जितने लोग रहेंगे उसके हिसाब से उनकी कैपिटल कंट्रीब्यूट होगी, ठीक है। कम लोग होंगे तो कम कैपिटल कंट्रीब्यूट होगी, ठीक है। मोस्टली कमी होते हैं और नंबर इनके गवर्नमेंट द्वारा रिस्ट्रिक्ट किए गए हैं कि भाई एक जनरल पार्टनरशिप में 20 लोग या 20 लोग से कम होंगे, ठीक है। तो जो भी कैपिटल आएगी वो लिमिटेड रहेगी। सेकंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हमने बात की भाई पार्टनरशिप फर्म में जितने पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मतलब कि अगर भाई उनकी पार्टनरशिप फंड डूब गई और उनने उसके लिए लोन ले रखा था, ठीक है, तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके बैंक वो लोन वापस रीपे ले सकता है, ठीक है। उसके बाद लेक ऑफ कंटिन्यू। हमने बोला था भाई कंपनी रजिस्टर्ड है 4 लोगों के नाम पे, ठीक है। उनमें से एक ही पार्टनर, कोई भी एक पार्टनर या तो बीमार पड़ गया या उसकी डेथ हो गई या फिर वो छोड़ के चला गया, ठीक है, तो पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म भी बंद हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब क्या होता है, जो पार्टनरशिप फर्म होती हैं, ठीक है, वो अपने रिपोर्ट्स, अपने अकाउंट्स पब्लिकली पब्लिश नहीं कर सकते। एक गवर्नमेंट रूल है, वो अपने जो अकाउंट्स हैं उनको शो नहीं कर सकते पब्लिक में। तो जो पब्लिक है वो अपना इंटरेस्ट इनमें शो नहीं करती, ठीक है। अब एक पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन से टाइप के पार्टनर्स होते हैं हम समझेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टाइप है पार्टनर का, वो है जनरल या एक्टिव पार्टनर। मतलब वो पर्सन, वो पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म का वो पार्टनर जो डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। मतलब जो रोज कंपनी में आए, पार्टनरशिप फर्म में आए, ठीक है, वर्क करे और घर जाए, मतलब वो डेली एक्टिव रहे वहाँ पे, है ना, उन पार्टनरशिप एक्टिविटीज में एक्टिव रहे, वो एक्टिव पार्टनर होता है। स्लीपिंग पार्टनर मतलब वो पार्टनर जो सिर्फ अपना नाम देता है, ठीक है, और डे टू डे बेसिस में वो इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। ही डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म थ्रू ही इन्वेस्ट इन मनी, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। वो प्रॉफिट या लॉस भी शेयर करेगा, वो पैसा भी इन्वेस्टमेंट करेगा, उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी, लेकिन वो पार्टनरशिप फर्म के डे टू डे बेसिस में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। वो होता है स्लीपिंग पार्टनर, मतलब वो घर पे सोते ही रहता है, ठीक है। थर्ड है सीक्रेट पार्टनर। अब कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा तो बनना चाहते हैं लेकिन वो अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, ठीक है। मतलब वो एक पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा रहेंगे, उनका नाम अकाउंट में मेंशन होगा, लेकिन वो जनरल पब्लिक या गवर्नमेंट जनरल पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं करेंगे कि वो उसके पार्टनर हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर, ठीक है। मतलब जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करते हैं, ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है, लेकिन वो अपना नाम सीक्रेट रखते हैं, वो अपने आप को छुपा के रखते हैं, ठीक है, वो होते हैं सीक्रेट पार्टनर। अब नॉमिनल पार्टनर, अब वो पार्टनर जो सिर्फ अपना नाम दें और बदले में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बड़ी कंपनी है, ठीक है। अब एक छोटी कंपनी उससे एक एग्री करती है कि आप हमारा पार्टनर बन जाइए। छोटी कंपनी बड़ी कंपनी से बोलती है कि आप सिर्फ अपना नाम मुझे दीजिए, ठीक है, कि आप पार्टनर हैं मेरे, भले ही पैसे मत दीजिए, आपका नाम ही काफ़ी है, ठीक है, आपका नाम ही काफ़ी, बदले में हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सेदारी देंगे। ये होते हैं नॉमिनल पार्टनर। मतलब वो जो बड़ी कंपनी है उसने अपने नाम का फ़ायदा उठाया, ठीक है, उसने सिर्फ अपना नाम दिया है ताकि छोटी कंपनी भी उसके नाम के थ्रू चल सके और बदले में वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर दे, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ पार्टनर थे। हमने पढ़ा क्या पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के क्या फ़ायदे होते हैं, पार्टनरशिप की क्या लिमिटेशंस होती हैं, और टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या क्या होते हैं,
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप फर्म एक एग्रीमेंट है, ठीक है, एग्रीमेंट है जो चाहे रिटर्न हो सकता है या फिर सिर्फ ओरली हो सकता है। मतलब भाई दो लोग या दो से ज़्यादा लोग या सिर्फ ओरली आपस में बैठ के और एग्री होकर एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर वो एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं और अपने पार्टनरशिप फर्म के टर्म्स एंड कंडीशन एंड ऑल द डिटेल्स फॉर्म करके उसको रजिस्टर कर सकते हैं। वो हो गया रिटर्न एग्रीमेंट। तो जो रिटर्न एग्रीमेंट है पार्टनरशिप फर्म का, उसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पर पार्टनरशिप फर्म की ऑल द डिटेल्स, पार्टनर्स के नाम वगैरह सब A to Z डिटेल्स उसमें मेंशन होती हैं। वो किस रेशियो में प्रॉफिट या लॉस शेयर करेंगे, कितना कैपिटल लेके आएंगे, और वो गवर्नमेंट के अंदर एक रजिस्टर में रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। उस डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब the written agreement on the stamp paper which specify the terms and condition of partnership is called partnership deed। ये partnership deed की definition है। It is generally include of the following। अब इसमें क्या क्या होता है भाई, name of the firm, जो partnership firm है उसका नाम, location and address, duration of business, investment made by each partner, profit sharing ratio of partners, terms relating salaries, drawing interest, capital interest, drawing of ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर्स, टर्म्स, ठीक है। मतलब ये सारी की सारी डिटेल्स जो पार्टनरशिप बनी है उसकी सारी की सारी डिटेल्स इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी हुई होती हैं और इसको हम पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं, ठीक है। वैसे तो पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन करना, पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड करना कंपलसरी नहीं है, पर इसके कुछ फायदे होते हैं अगर आप उसको रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके क्या क्या घाटे हैं हम उसका डिस्कस करेंगे। अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट द फर्म ऑफ द पार्टनर। अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर केस नहीं कर सकता, कोई भी फाइल सूट नहीं कर सकता। सेकंड नुकसान, द फर्म कैन नॉट फाइल सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टी। जो पार्टनरशिप फर्म है वो किसी भी बाहर वाले पर्सन पे भी केस फाइल नहीं कर सकता कि उन्होंने कोई लेन देन में गड़बड़ी करी है, ठीक है। द फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट इट पार्टनर। जो पार्टनरशिप फर्म है वो भी अपने पार्टनर पर कोई भी फाइल केस नहीं कर सकता। मतलब अगर आपको कोई विवाद होता है तो, और अगर आपकी कंपनी, आपका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो आप उस पे केस नहीं कर सकते, ये उसके नुकसान है। इसलिए पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होना ज़रूरी है, ठीक है। वैसे वो आपकी मर्जी है, आप उसको रजिस्टर करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। और जब आप उसको रजिस्टर करते हैं तो एक पार्टनरशिप डीड बनती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मेशन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब एक ओपन सोसाइटी होती है जहाँ भी कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन उस सोसाइटी का हिस्सा बन के, उसका मेंबर बन के जो भी वो बिजनेस करते हैं उनमें वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है। मतलब भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी एक ओपन सोसाइटी होती है जहाँ पे कुछ लोग आपस में बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है। जहाँ पे कोई आउटसाइडर अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो उस सोसाइटी का मेंबर बन सकता है, उसमें पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है, और कॉमन गोल्स जो हैं वो शेयर कर सकता है, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या क्या है। वॉलंटरी एसोसिएशन, ये भी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। मतलब यहाँ पे आपकी मर्जी होगी तब आप उसके मेंबर बनेंगे और आप उस सोसाइटी का पार्ट बनेंगे, ठीक है। आप फ्री हैं उसको ज्वाइन करने के लिए और या फिर उसको छोड़ने के लिए। उसके बाद लीगल स्टेटस, इट इज़ रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी एंड इट गिव्स इट सेपरेट लीगल एंटिटी। अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो एक लीगल बॉडी कहलाती है, ठीक है। मतलब वो एक लीगल बॉडी, वो रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। और इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब उसके ओनर्स अलग होते हैं और उसके जो सोसाइटी है वो एक अलग नाम से, एक अलग पर्सन के हिसाब से रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पर सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है ना। मतलब कि उसके ओनर्स अलग हैं और वो सोसाइटी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी है, ठीक है, वो लिमिटेड है। मतलब कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी डूब गई, कर्जा लिया उसने और वो डूब गई, लॉस में चली गई, तो सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रॉपर्टी सेल होगी, उसके जो मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी है।
उसके बाद डेमोक्रेटिक कंट्रोल, यहाँ पे जो मेंबर्स, जो लीडर्स, जो ओनर्स, हेड्स जो चुने जाते हैं वो वोटिंग के थ्रू चुने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई ओनर अपनी मर्जी से हेड नहीं बन जाता, बॉस नहीं बन जाता, बल्कि जो भी ओनर से जो बॉस हैं, जो हेड हैं, वो वोटिंग के थ्रू चूज़ किए जाते हैं। ठीक है, उनका इलेक्शन होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर ही। ठीक है, सर्विस मोटिव, अब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इनका मेन मोटिव सर्विस मोटिव होता है ना। ये बिजनेस के लिए कम और समाज सेवा के लिए ज़्यादा काम करती हैं। ठीक है भाई, आपके एरिया में लायंस क्लब है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे ही काम करती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, हॉस्पिटल्स खुलवाते हैं, ये अपने वृद्ध आश्रम है वो खुलवाते हैं, ऑर्फनेज है वो खुलवाते हैं। ठीक है, ऐसे काम करते हैं। बाउंड बाय गवर्नमेंट रूल्स, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस, अब जो भी इनका प्रॉफिट होगा, सरप्लस मतलब प्रॉफिट, उसको डिस्ट्रीब्यूट ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ बिजनेस ट्रांसैक्टेड बाय द मेंबर एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय मेंबर। अब इसमें जो भी पैसा इन्होंने कमाया है, जो भी इनका प्रॉफिट हुआ है, उसको वो भाई बिजनेस में के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, उसके हिसाब से वो प्रॉफिट को आपस में बांटते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कि एक रजिस्टर्ड सोसाइटी जहाँ पे इंटरेस्टेड पर्सन उस सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। ठीक है, और अपने पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसके हमने फीचर्स पढ़े। ठीक है, अब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स की बात करेंगे। ठीक है, हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज ऑफ फॉर्मेशन, भाई ये बहुत इजी फॉर्मेशन होता है। इसको रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है। जैसे कुछ फ्यू लीगल स्टेप्स होती हैं जिनको आप फॉलो करना पड़ता है, कुछ फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, और कम से कम 10 मेंबर्स इसमें होने चाहिए। ठीक है, सेकंड लिमिटेड लाइबिलिटी है ना। यहाँ पे हमने समझा था कि अगर भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से लोन लिया गया है और कंपनी लोन पे नहीं कर पा रही है, तो उसके जो मेंबर्स हैं उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये भी इसका एक फायदा है। स्टेबल एक्सिस्टेंस, ड्यू टू द रजिस्ट्रेशन इट इज एन सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, लग्जरी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स। हमने बात की थी भाई, पार्टनरशिप में अगर कोई एक पार्टनर मर जाता है तो पूरी पार्टनरशिप बंद हो जाती है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में भाई मेंबर मरता रहे, भगता रहे, कुछ भी हो, वो सोसाइटी चलती रहेगी। ठीक है, इकोनॉमिक इन ऑपरेशन, इसके बहुत सारे मेंबर्स होते हैं तो इसके जो ऑपरेशन होते हैं वो सस्ते पड़ते हैं, वो इकोनॉमिक पड़ते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होते, इसमें मिडिल मैन भी हमने हटा दिए होते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी भाई जनता के समाज सेवा के काम करती है। ठीक है, इसलिए इसके पास गवर्नमेंट का, सरकार का सपोर्ट होता है, वहाँ से इनको डोनेशन भी मिलता है। ठीक है, और सब्सिडीज भी मिलती हैं। नेक्स्ट, सोशल यूटिलिटी, अब जो नेक्स्ट मेरिट है वो है इट प्रमोट पर्सनली लिबर्टी, सोशल जस्टिस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन, दे हेल्प टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन फ्यू हैंड्स। ये समाज के लिए काम करते हैं, समाज को एक बेहतर जगह बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी भाई ये इनके फायदे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट होता है इनका, और समाज से भी ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, इनको बहुत छूट मिलती है, कंसेशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। अब इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ कमियां होती हैं। हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या क्या कमियां होती हैं। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, भाई इसका जो कैपिटल होती है वो शॉर्ट होती है, कम होती है, कभी कभी दिक्कत होती है अगर डोनेशन वगैरह नहीं मिलता तो उनको। सेकंड है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर हु मे नॉट बी कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड। इनमें जो भाई ओनर चुने गए हैं वो ज़रूरी नहीं कि क्वालिफाइड ही हों, वो इलेक्शन के थ्रू चुने गए हैं, तो अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो इसका मैनेजमेंट वीक होगा। लैक ऑफ मोटिवेशन, भाई इसमें मेंबर्स का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट कम होता है, तो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो कम मोटिवेटेड रहते हैं। ठीक है, वो डायरेक्ट लिंक भी नहीं होता उनका, जो मेंबर्स हैं ठीक है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनके ओनर से डायरेक्ट लिंक नहीं होता, तो वो मोटिवेटेड या फिर जुड़े हुए उस तरीके से नहीं रहते। लैक ऑफ सीक्रेसी, भाई नंबर्स ऑफ मेंबर होते हैं, भाई हंड्रेड्स ऑफ मेंबर होते हैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, तो यहाँ पे जो इंटरनल अफेयर हैं वो डिस्क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, वो बातें बाहर पहुँच जाती हैं, वो सोसाइटी के अंदर से ही बाहर पहुँच जाती है, वो पब्लिक हो जाती है। ठीक है, हमने जैसे बात की थी पार्टनरशिप की या सोल ट्रेडशिप की या फिर हिंदू जॉइंट फैमिली की, वहाँ पे जो सीक्रेसी थी वो मेंटेन थी। ठीक है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में सीक्रेसी मेंटेन नहीं रहती है। ठीक है, तो ये इसके फायदे हैं और ये इसके घाटे हैं। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।